नमस्कार। मेरे साथ हैं आनंद वर्धन, हर हफ्ते की तरह। ये एक्सपर्ट हैं पोल्स में। ये उत्तर प्रदेश से हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश का जमीनी हालात बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, और जो लोग इनका कार्यक्रम देख रहे होंगे वो ये जान गए होंगे कि इन्होंने कितना अच्छा की प्रेडिक्शन किया था, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आपको याद होगा, ये हमेशा से कहते रहते कि 50 सीट से ज्यादा बीजेपी की नहीं आ सकती हैं, कुछ भी हो जाए। और इन्होंने एक एक सीट का हिसाब दिया था। मेरे ख्याल से 99% आनंद आपका बिल्कुल करेक्ट ही निकला है। तो पहली चीज मुबारक है, आप उन कुछ ऐसे सेफोलॉजिस्ट के बीच में हैं जिनका, या एग्जिट पोल वालों के बीच में हैं जिनका टोटली ऑफ चला गया था, और वो आके कल रोने भी लगे थे। तो एक क्विक कमेंट ये एग्जिट पोल पर, ये किस तरफ लेके जा रहे थे और इसका क्या रीजन क्या था, आनंद? अजय, मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक तो ये दो चीजें क्लियर हो गई कि पहले भी ये क्लियर था कि एग्जिट पोल का हैज नो मीनिंग, जो मैंने शायद हम लोग लास्ट वाले, मुझे याद नहीं कि आपके कार्यक्रम में कहा था या कहीं और। ओपिनियन पोल हैज अ मीनिंग। ओपिनियन पोल एक्ट्स एज अ ओपिनियन मेकर, क्योंकि अगर ओपिनियन पोल में कुछ आ रहा है तो जो लोग बीच में दुविधा में होते हैं उनके कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं कि भाई ये इस तरह से कर रहे हैं, यंगर जनरेशन ऐसे कर रही है, महिलाएं ऐसे कर रहे हैं, प्राइस का ये फर्क है, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एग्जिट पोल का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि एग्जिट पोल का पर्पस क्या होता है, क्योंकि दैट इज टू बी अंडरस्टूड। एग्जिट पोल हैज नो पर्पस। और मैं एक थोड़ा बहुत जनरल रोजमर्रा की एक कंपैरिजन करता हूं एग्जिट पोल को, जो मैं फिर से उसको रिपीट कर दूं। बहुत से जो मेरे कार्यक्रम देखे होंगे उनको लगेगा कि भाई ये एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। मैं हरदम कहता हूं कि जब मैं नाऊ के यहाँ जाता हूं बाल बनवाने, तो जब आफ्टर द हेयर कट इज ओवर, वो एक चंपी करता है, वो एक मालिश करता है, मसाज करता है। नो, एग्जिट पोल इज समथिंग लाइक दैट, चंपी और मसाज। योर हेयर कट इज ऑलरेडी डन, अच्छा बुरा जो भी है। अब यू एंजॉय दैट मसाज, उसका कुछ लेना देना मेन एक्शन से नहीं है। तो उसी तरह से एग्जिट पोल जो है ये मनोरंजन है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए सीरियस बिजनेस भी है। और ये पहली बार इस बार ऐसा अजय हुआ कि ये बिल्कुल नंगे हो गए, जैसे जिसको कहते हैं ना कि वो दे आर रिप्ड अपार्ट, कि ये किसके लिए काम करते हैं, ये क्यों काम करते हैं, इसका इसका इनका अल्टीमेट। मतलब कल जिस तरह से ये जो जो अपने देश का जो 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, और देश के बाहर बैठ के कोई दुबई से बैठ के चला रहा है तो कोई कहीं से बैठ के चला रहा है, इन सबका सच भी सामने आ गया। सबका बैकग्राउंड है, सबका एक कहीं ना कहीं से एफिलिएशन है। कोई कहता है कि मेरे तो बाल सखा हैं, तो कोई कहता है मेरे बाबा जी थे, मैं नहीं हूं, लेकिन एवरीवन हैज एजेंडा। और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि एग्जिट पोल का मेन एजेंडा ये था उस माहौल को बनाने के लिए, जिस माहौल को देखिए, ऐसा ना एक हांका लगता है उसमें हांका लगा, सब जानवर रहेगा, फिर वो शिकारी आके शिकार करता है। तो ये सब लोग हांका लगा रहे थे फॉर अमित शाह, क्योंकि अमित शाह, जैसा जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने 150 लोगों को, डीएम्स को फोन करके कहा। तो अमित शाह पहले वो डर का माहौल भी तो बनाना चाह रहे थे ना, कि आ रही आ रही आ रही, 400 पार, 400 पार, 400। अब अगर 400 पार में अगर आपने हमारा नहीं किया तो आप सोच लीजिए हम आपका क्या कर लेंगे। तो वो एक एक एग्जिट पोल का वो रहा। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना, कि इस बार थोड़ा रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल एकदम से चेंज हो गए। इन्होंने डराने के लिए ये एग्जिट पोल कराया। ऑपोजिशन जो इंडिया गठबंधन है उसने इसको एज अ अलार्म बेल कह लीजिए, अलर्ट कॉल कह लीजिए, नींद से सोते हुए इनको जगा दिया गया कि भाई ये अगर नहीं करोगे तो तुम गए। तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली कि नहीं नहीं, अब बेईमानी हम नहीं होने देंगे, और बेईमानी नहीं हो पाई। वो कई जगह 100-200 से 500,000 से अगर जो हारे जीते हैं, 10,000 वोट कम से, उसमें मैं मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत भाई डिस्कशन होता है, लेकिन बाई एंड लार्ज कहीं कोई ये कह दे कि नहीं नहीं यहाँ बेईमानी हुई, बेईमानी नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल में एग्जिट पोल वाले भी बेनकाब हो गए। देयर एब्सोल्युटली देयर इज नो यूज ऑफ दिस एग्जिट पोल। आप 2 दिन पहले क्यों कर रहे हैं, आ जाने दीजिए, उसके बाद पोल करिए। इफ यू वांट टू नो द बिहेवियर कि किसका क्या बिहेवियर था, किसने किसको वोट किया, 2 दिन बात करिए। एग्जिट पोल तो केवल और केवल जो लोग पैसा देते हैं उनके लिए माहौल बनाने का काम इन लोग करते हैं। अजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट एक कर्नाटक की एक एजेंसी है एडीना करके, उन्होंने तो कल इनको खुला चैलेंज दे दिया था, शायद परसों शाम तक,
माई एक्सेस इंडिया को कि आपके पोल्स बिल्कुल गलत है। कर्नाटक को लेके उन्होंने बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया था और उन्होंने लगभग वो सही आए हैं जो उनके हिसाब से था, और जिस तरह साइंटिफिक वे से उन लोगों ने किया था एग्जिट पोल, वो काफी अच्छा था। खैर अजय, मैं अब आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। देखिए ऐसा है कि जैसा आपने, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे वो ज्ञान नहीं है। और सेफोलॉजिस्ट अगर कोई साइंस है तो ये साइंस जो सीट प्रेडिक्ट कर दे, ये साइंस नहीं है। ह्यूमन फैक्टर होता है, कैसे ह्यूमन वो बिहेव कर रहा है, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जब मैंने 16 अप्रैल को, जिसकी आप बात कर रहे हैं, 16 अप्रैल को मैंने मतलब ऑन रिकॉर्ड चार्ट बना के इसको बताया था कि यूपी में बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। फिर 7 मई को वो चेंज हुआ। फिर वो जब 31 मई का आखिरी जो मैंने किया और जिसमें मैंने सीट वाइज बताया, उस दिन का मेरा वो था एस्टिमेट, और मैं उसको प्रेडिक्शन नहीं एस्टिमेट बोलता हूं, कि 35 इंडिया अलायंस, 18 इंडिया अलायंस और 27 सीट्स पे फाइट। वो फाइट कैन बी दिस वे और दैट वे। तो मैं मतलब कम से कम मैं उन सीटों के बारे में वो रहा। इस समय 43-44 सीट पे इंडिया अलायंस आ गया है। और एक चीज मैंने और ऑन रिकॉर्ड बार बार कही थी कि चाहे वो एक सीट ज्यादा होगी, सीट इंडिया गठबंधन की ज्यादा होने जा रही है, इसको नो वन कैन स्टॉप इट। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये सेफोलॉजिस्ट ठीक है, वो अपनी साइंस है, वो लोग अपना साइंस कुछ करते होंगे, क्योंकि भाई हर एक आदमी को अपनी अपनी साइंस बहुत लगती है, लेकिन वो साइंस इस किसी एक व्यक्ति के हाथ में आके वो साइंस तो नहीं रह जाती, ये तो इस बार प्रूफ हो गया है। जी बिल्कुल। तो अब आनंद, आज मैं जैसे मैं डेटा की स्लाइड लाता हूँ वो आज मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेटा कल आया है और इसको एनालाइज करके और एक पर्सपेक्टिव देने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज मैं चाहता हूँ एक जनरल ओवरव्यू आपसे समझ लें, खासकर हमारे जो दर्शक इधर रहते हैं, क्योंकि अब फाइनल नतीजे आ गए हैं। एनडीए का बहुमत आ गया, 291 टू है उनका, 234। लेकिन अभी बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हालांकि मोदी जी ने बोल दिया है कि वो 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं, बट अभी से और आज के बीच में काफी समय है। तो आपका क्या अनुमान है? पहली चीज, क्या मोदी जी को इस समय प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? जहां तक मतलब मैं जानता हूं उन्हें, वो इस मौके को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस लेवल से उन्होंने लड़ा था ये चुनाव, कि 400 पार और ये सब, और वहां से 240 आ गए हैं, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लीडर की चुनाव, क्योंकि सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो क्या उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पहली चीज? और दूसरे, क्या एनडीए की सरकार बनेगी भी या नहीं? आनंद। मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज जो मतलब यू बीइंग माय फ्रेंड बट आई स्टिल डाउट योर इंटेलिजेंस। अगर आप मोदी जी से मोरालिटी की बात एक्सपेक्ट भी करते हैं, मतलब आई माइट बी ब्लंट, ये मोरालिटी की बात कहाँ से आती है? मोदी जी और मोरालिटी, ये शायद वो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग शायद अपनी और आपकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं। तो मोरालिटी तो छोड़ दीजिए। कंपल्शन ये है कि जो इन्होंने पिछले 10 साल में हेरा फेरी की, वो हेरा फेरी सरफेस ना हो जाए, ये कंपल्शन है। कंपल्शन और कुछ नहीं है। जो डेस्परेशन है, जो कंपल्शन है, वो ये है कि ये अगर कहीं है, अब वो पैकेज है, वो एक्चुअली इट इज अ ट्विन पैकेज। ट्विन पैकेज ये है कि जो इनके सो कॉल्ड चाणक्य हैं, जिनको मैं आज शाम को एक शो कर रहा हूं, क्योंकि ये अमार्त राक्षस में अब हैं, ये तो चाणक्य नहीं रह गए, ये तो अमार्त राक्षस जैसा इन्होंने काम किया है। वो भाई साहब के साथ बिना जोड़ी के ये इनइफेक्टिव हैं। उनको होम मिनिस्टर बनना जरूरी है, क्योंकि उनके हाथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, जो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि भाई इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई इसको माने या नहीं माने, कि ये पूरा इलेक्शन केवल मोदी और मोदी की गारंटी और मोदी के नाम पे लड़ा गया। और अगर आप 303 से फिसल के 240 आ जाते हैं, और मैं उस 240 में भी मैं 2-3 जगह का आपका इसलिए बताऊंगा कि करीब उसमें से 50 सीट तो
इनको गिफ्ट में आप कह दीजिए मिली हैं या इनको किसी और के पुण्य से मिली है, उसमें मोदी जी का एफर्ट नहीं है। मोदी जी 200 से नीचे हैं। किसी को लगेगा कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं, मैं 2 जगह की बात करूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट से जीत के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 29 आउट ऑफ 29 सीटें लेके आ रहे हैं। अब अगर वहां पे शिवराज सिंह चौहान नहीं होते तो ये हम आप सब जानते हैं, तो इवन स्टेट जो इनकी विधानसभा में विक्ट्री हो, वो विक्ट्री नहीं होती। तो एक तो ये 29 सीट एक किनारे रख दीजिए, और दूसरा एक जो बहुत ही जरूरी हुआ इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के सबके लिए, वो नवीन पटनायक जी का हारना हुआ। मैं इसलिए इस हारने को बोल रहा हूं क्योंकि नवीन पटनायक साहब जो एक काम ये कर रहे थे कि वो थे तो बीजेपी के साथ, और दिखाते थे कि मैं बीजेपी का केस लड़ रहा हूं, तो वो इस बार एक्सपोज हो गए। और अगर आप सोचिए तो उनको लोकसभा में 0 सीट है भाई, 0 सीट। तो 20, तो वो जो 20 सीट का तोहफा मिला है, तो 29 और 20 कर लीजिए, करीब 50 सीट तो मोदी जी की ये तोहफे के रूप में मिली है। अगर आज शिवराज सिंह चौहान वहां नहीं होते तो इनको ये सीट नहीं मिलती। जो गुजरात में अगर एक सीट कांग्रेस आ गई है, जैसा गुजरात जहां पे जो इन्होंने गुजरात मॉडल और क्या क्या नहीं, मतलब गुजरात जब मॉडल की बात होती है तो उसमें सोहराबुद्दीन मॉडल की भी बात आती है, और उसमें हिरेन पांड्या के मॉडल की भी बात आती है, उसमें संजीव भट्ट के मॉडल की भी बात आती है। तो ऐसे उसमें मेरा एक मानना यह है कि एक तो ये इनका हार है, इसको यू कैन नॉट डिनाई दैट। दूसरा जो मुझे जो एक ओवरऑल ये लगता है कि 2 स्टेट, आई विल से, जो स्विंग स्टेट थी वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यूपी की 80 सीटें थी, हैं महाराष्ट्र में 48 हैं, 128 सीट। पिछली बार इन दोनों जगहों पे इंडिया स्टेट की 5 थे महाराष्ट्र में, 4 एनसीपी और 1 कांग्रेस, और 6 थे उत्तर प्रदेश में, 5 समाजवादी पार्टी, और ये 2019 के आंकड़े मैं बोल रहा हूं। अगर पार्टी का उसके बाद बाई इलेक्शन में 2 सीटें सपा हार गई थी। 11 सीटें आउट ऑफ 128 हैं। आज की तारीख में 475 सीट इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन ने केवल इन 2 स्टेट में जो स्विंग किया है वो रिमार्केबल है। और वो रिमार्केबल को मैं, और लेट अस गिव दैट ड्यू टू हिम, ड्यू टू व्हाटएवर इट इज, 2 लोगों की लीडरशिप है। ओवरऑल ये इसमें कहीं कोई अब दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की लीडरशिप एज फार एज इंडिया गठबंधन इज कंसर्न इज एस्टैब्लिश्ड। वो जो भी गुडविल है, जो भी वो है, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सारा हो रहा है। लेकिन उस इर्द गिर्द के साथ होने के बाद उसको पकड़ा, और समाजवादी पार्टी की 37 सीट्स इन यूपी, वी आल्सो मस्ट एक्नॉलेज कि व्हाट रोल अखिलेश यादव हैज प्लेड इन सीट डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसको कहते हैं ना कि खुले मन से उन्होंने किया, पुरानी बातों को भूल गए। जो अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी के साथ आए, तो उन्होंने जब कहा ना डरो मत, तो शायद वो डर भी उनके अंदर से खत्म हुआ। दूसरी उस तरफ जो उद्धव ठाकरे का था, उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाज एक्सीलेंट। एक जगह कहीं, हालांकि 31 सीट्स तो आ गई हैं इंडिया गठबंधन की, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद वो जो शिवसेना शिंदे की 7 सीटें आई हैं, उसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि सांगली या किसी से 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो धनुष बाण को लेके थोड़ा, हालांकि मैं उसको नहीं मानता हूं, लेकिन ओवरऑल 31 सीट वहां से, 44 सीट्स यहाँ से, दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब दीज 2 स्टेट्स। और उसके उलट अगर देखिए तो 64 सीट्स यूपी में थी एनडीए की, और 42 सीट्स वहां पे थी। तो अगर 64 और वो कर दी तो 106 सीटें थी, जो अब कम होके, एज 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 वी स्टैंड टुडे, वो अब कम होके 36 सीट्स इन यूपी, और वहां पे 16 और, क्योंकि एक वहां जो इंडिपेंडेंट जीता है, जो वहां पे सांगली में कांग्रेस का वो जो इंडिपेंडेंट जीत गया, सांगली वाला जो टिकट जो शिवसेना ने जबरदस्ती सीट ली थी अगेंस्ट कोल्हापुर, उस जगह को भी अगर हटा दिए तो 16 सीटें इनकी। तो ये 106 से गिर गए हैं 47 पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दीज 2 स्टेट्स, लेकिन ये तो एक ओवरऑल रहा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के अपना जो पुराना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास वापस आया है, उस पर स्पेशली दलित,
मुस्लिम तो वापस आ ही गए थे, लेकिन दलित वोट बैंक शिफ्ट किया है। और आपको अभी लगता है अभी फ्लूइड स्टेट है, अभी ये कहना। अब चक्कर क्या है, मोदी जी जिस तरह का खेल खेलते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि बॉल भी मैं ही अंपायर बनाऊंगा, मैं ही थर्ड रेफरी करूंगा, मैं ही फील्ड वो करूंगा और मैं ही खेलूंगा, और बॉल भी अगर होगा तो मैं ही बताऊंगा कि कौन सी बॉल डालो, मैं कैसे चौका छक्का लगाऊं। वो नहीं हो पाएगा, वो अब नहीं हो पाएगा। तो मोदी जी ऐसे उसमें खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, और खेल पाएंगे तो कैसे खेल पाएंगे? क्योंकि दिक्कत क्या है कि मोदी जी की, सब लोग वो करते हैं, मोदी जी की ज्ञान का कोई अभी तक मुझे नहीं मिला है कि जो मोदी जी के ज्ञान से प्रभावित हो रहा हो। मोदी जी के ईडी और सीबीआई और इसके मिसयूज और अब्यूज को कैसे करते हैं, ये तो उनको आता है, वो अब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरा यह है कि इवन तेलुगु देशम और नीतीश कुमार, ये दोनों लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दो है। दे नीड अ स्पेशल पैकेज, दे नीड द पोस्ट ऑफ द स्पीकर। क्योंकि स्पीकर की पोस्ट इसलिए दोनों लोगों के लिए अहम है कि मोदी जी का एक और पास्ट एक्स वो है, मोदी जी स्पेशलाइजेज इन ब्रेकिंग स्मॉल पार्टीज। तो मोदी जी कब इनको हड़प करके खा लेंगे, उसके लिए ये आवश्यक है कि स्पीकर की पोस्ट इनके पास रहे, इन इन लोगों के पास, कम से कम मोदी जी तोड़फोड़ ना कर पाए। क्योंकि अदरवाइज मोदी जी तो अगले 4-6 महीने में काम करेंगे, जो इनके, जो आज 16 और 12 और 2 जनसेना वाले हैं, मतलब ये 30 लोगों को मोदी जी तोड़ के उधर लेते ही जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड बार्गेन। मेरे ख्याल में इंडिया इज वेट एंड वॉच है। इंडिया कोई कभी भी ये नहीं दिखाएगी जल्दी कि मुझे बनाना है। इंडिया, जो मुझे लगता है कि पहली चीज यह है कि मोदी जी का क्या होता है, जैसा आपने कहा, मोदी जी खुद बनना तो चाहेंगे, लेकिन बनने के साथ साथ चाहेंगे कि अमित शाह ही होम मिनिस्टर हो, जो बहुत आसान नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान में 8.5 लाख वोट, आप उनको इग्नोर अब की नहीं कर पाएंगे। उनको टूरिज्म मिनिस्टर या कपड़ा मंत्री अब आप नहीं बना सकते, उनको आपको फिर एक जगह देनी होगी। अब आप इस बार नितिन गडकरी को, आपने सारी मेहनत करके उनको हराने की कोशिश की, वो नहीं हारे, तो अब नितिन गडकरी को भी आपको कोई ऐसी देनी होगी जिसमें मतलब जो कैबिनेट कमेटी या इस तरह की जो कमिटीज होती है उसमें आना पड़े। तो वो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। और शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक है, जैसी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी जी से भी मिलेंगे और खड़गे जी से भी मिलेंगे, ऐसे मेरे पास खबर है। अब वो कहा जा रहा है कर्टसी कॉल, लेकिन असलियत में वो कर्टसी कॉल है कि बार्गेनिंग कॉल है, ये देखने वाली बात होगी। जी अजय। आनंद, ये आपने एक ओवरऑल व्यू दिया है जहां जहां से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। मैं आपको साउथ का जल्दी से बता दूं, यहाँ पे बहुत बातें हो रही थी और खासकर प्रशांत किशोर जैसे लोग कि ये कंपेंसेट करेंगे साउथ से, और ऐसा ज्यादा हो नहीं पाया है। इनफैक्ट तमिलनाडु में तो जीरो ही रहे, एक सीट इन्हें केरला से मिली। तेलंगाना में जरूर इन्हें 2-4 सीट का फायदा हुआ है, लेकिन आंध्रा में 3 सीट, लेकिन वहां गठबंधन था उनका टीडीपी के साथ। तो इन लोगों को जो साउथ से फायदा हुआ है वो बेसिकली चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन से हुआ है, और इनके पास कोई बढ़त हुई नहीं थी। तो अब चंद्रबाबू नायडू क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो और नीतीश कुमार दोनों एक स्ट्रांग पोजीशन में हैं। तो अब क्या हार्ड बार्गेनिंग होने जा रही है, जैसे कि मतलब अमित शाह जी को होम मिनिस्टर नहीं बनने देना? इज इट अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग इस टाइप की बार्गेनिंग करेंगे? नहीं नहीं, उससे पहले मैं और बेसिक्स पे आ जाऊं, ये तो बीजेपी का जी। हुआ। उससे हाँ। पहले यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में पोल प्रॉमिस किया हुआ है कि एज सुन एज द, ये अगर उनकी सरकार आती है तो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लागू करेंगे। नाउ कैन मोदी जी डिनाई दैट? दूसरा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों लोग ऐसे नेता हैं जो एनडीए में रहते हुए भी अपने मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको एड्रेस करते रहते हैं। मुस्लिम वोटर्स आर नॉट अवर्स टू दीस पीपल। तो एक चीज अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो ये लोग अंकुश का काम तो करेंगे। 1999 या 98 में भी इस तरह का मैंडेट नहीं मिला था, तो देयर वाज सम कंट्रोल ऑन दीस पीपल। मैं इसको मानने को नहीं तैयार हूं, ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी। अगर अटल जी को भी 303 का मैंडेट मिलता तो अटल जी भी वो सारा इंप्लीमेंट करते जो अभी इंप्लीमेंट किया गया है। उसमें ढंग उनका बहुत साफ साफ और शालीन और वो होता,
लेकिन वो 370 नहीं हटाते या वो मंदिर नहीं बनवाते, ये सारे काम अटल जी भी करते। इसमें कहीं कोई मतलब मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि अटल जी वो रहते, अटल जी को वो मैंडेट ही नहीं था, क्या करते अटल जी। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का रहेगा। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों लोग स्पीकर की पोस्ट रखेंगे, दोनों चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी तोड़ फोड़ के एक्सपर्ट हैं, वो तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे। बात अभी भी इट इज अ वाइड ओपन थिंग कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मोदी जी इज नॉट ऑन अ कंफर्टेबल पिच। इन दोनों को अगर आप हटा दीजिए तो ये 240 वाला बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और उस 240 में मोदी जी के सारे फ्रेंड्स भी नहीं बैठे हैं। अमित शाह अगर वहां से कह रहे हैं कि योगी की वजह से हम लोग यूपी हार गए, और उसके बाद वो वीडियो अगर देखिए जिसमें गाली यहां से लोग उनके बीजेपी के लोग गाली देना शुरू कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी इन इवन इन बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान आपको लगता है कि 29 सीटें लेके आए हैं तो शिवराज सिंह चौहान को आप किनारे कहेंगे कि स्टूल पे बाहर बैठ जाओ, तो वो स्टूल पे बैठ जाएंगे? उनकी नजर आपके उस राज सिंहासन पे है, क्योंकि भाई नहीं नहीं, ही हैज ऑल द क्वालिटीज, ही हैज, वो एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनके नाम पे चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वोट गेटर हैं, जिता के देते हैं, मतलब एडवर्स उसमें जिता के देते हैं, तो हैज ऑल द क्वालिटीज। नितिन गडकरी को, क्योंकि आज आरएसएस की बैठक भी हो रही है, तो ऐसा अब ये इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। लेकिन जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी को अपनी काली करतूत छुपाए रखने के लिए जरूरी है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे और अमित शाह होम मिनिस्टर बने। क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि मोदी जी हो सकता है स्टेप डाउन कर दें और कह दें कि मेरी जगह। मोदी जी ना स्टेप डाउन करेंगे और ना अमित शाह के नाम पे कोई तैयार होगा। अमित शाह को मेरे हिसाब से अगर वो रिटेन कर ले जाते हैं होम मिनिस्ट्री, तो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी टू कीप अमित शाह एज होम मिनिस्टर। और उसमें वो क्या क्या देंगे ये देखने वाली बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से ये कॉम्युनल एजेंडा चलाते थे, और वो नहीं, मैं दो तीन जल्दी से टेक अवे आपको इसलिए कर दूं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट है, जो जो बहुत छोटे छोटे मार्क्स हैं, लेकिन वो इस इलेक्शन के बहुत सी क्वालिटी को कर रहे हैं। एक मेरे हिसाब से सबसे पहले मणिपुर है। मणिपुर में जो करारी हार बीजेपी को मिली, और वहां पे कांग्रेस जीती। पिछली बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती थी, दो सीटें हैं, एक बीजेपी जीती थी, एक वहां की जो लोकल पार्टी हो। इस बार दोनों कांग्रेस जीती। तो अगर राहुल गांधी जाके उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हो गए थे, तो वो लोग एक्नॉलेज करते हैं, और वहां के लोगों को पता है कि अगर इस देश का कोई सोल्यूशन मणिपुर का लॉन्ग टर्म अगर कभी निकल सकता है, तो वो राहुल गांधी की सरपरस्ती में निकल सकता है। मोदी जी तो केवल डिवाइड करने वाले ही वो हैं। दूसरा, यूपी में टेनी का हारना, अजय टेनी जिसके लड़के के ऊपर आरोप है कि उसने किसानों को रौंद के मार दिया था, 4 लोगों को, जिसके लिए जब अमित शाह गए और उनको बताया कि अब इनको हम और बड़ा आदमी बताएंगे, तो लोग डर गए कि ये मालूम नहीं अभी 4 को रौंदा था, ये मालूम नहीं 40 को कब रौंद देगा। स्मृति ईरानी का हारना, स्मृति ईरानी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन इन 10 इयर्स नहीं, इन लास्ट 5 इयर्स है कि गांधी फैमिली को गाली दो। इसके अलावा अगर आपको किसी को भी, मैं अपने दर्शकों को कोई कंट्रीब्यूशन याद हो कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया, वो बताइए। गाली उन्होंने कई बार दी, सोनिया गांधी को अलग दी, प्रियंका गांधी को अलग दी, राहुल गांधी को अलग दी, वो कंट्रीब्यूशन उनकी वहां से करारी हार हुई है, छोटी मोटी नहीं हुई है। 1,66,000 से हारी है। एक और मैं उस नाम को इसलिए ले रहा हूं कि एक और चीज अच्छी हुई कि कमलनाथ जी जो है, उनका लड़का छिंदवाड़ा से ठीक से हारा। और वो हारने में एक संदेश बिल्कुल ये है कि कमलनाथ जो उस दिन दरवाजा नहीं तोड़ पाए थे बीजेपी का, तोड़ने की पूरी कोशिश किए थे, कुंडी तो खटखटाए थे, कस कस के नॉक किए थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाया था। वो वापस आए थे। और कांग्रेस के लिए भी ये संदेश है कि जब वापस आए तो नेक्स्ट डे मैंने उनको स्टेज शेयर करते हुए देखा था राहुल गांधी के साथ। अब मेरे ख्याल में राहुल गांधी कुछ चीजें, जो लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी इज टू सॉफ्ट इन टेकिंग दीज हार्ड डिसीजंस, वो मेरे ख्याल में कुछ नेचर ने अपने आप कर दिए हैं। अब वो, मुझे नहीं लगता है कि अब आज की तारीख में कमलनाथ कहीं से भी कोई कांग्रेस का किसी तरह का फेस हो पाएंगे। तो मुझे मुझे ये लगता है कि कुछ टेक अवेज थे जो बात कर लेने चाहिए। हाँ, एक और आदमी का जिक्र जरूर कर लेना चाहिए। व्हाट अ लेडी ममता बनर्जी इज। सारे एडवर्स उसके साथ, जो अकेले उसने शी सेंस दी थिंग, उनको ये सेंस था कि यहां से हो सकता है, अकेले इलेक्शन लड़ी, और जिसको कहते हैं ना कि धूल चटा दी बीजेपी, इसमें कहीं कोई जी। दो राय नहीं है। शी दैट वाज अ सिंगल हैंडेडली एफर्ट बाय ममता बनर्जी इन जी। जी। वेस्ट बंगाल।
तो मेरे हिसाब से टेक अवे है। एनीथिंग एल्स? आनंद, बस चलते चलते 2 कमेंट और चाहूंगा मैं आपसे। एक राजस्थान के बारे में, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा, इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ वहां से, राजस्थान से। लास्ट टाइम 25 में से 25 ऑलमोस्ट बीजेपी की थी, वहां पे अच्छा शो रहा। और एक सीट फैजाबाद अयोध्या, यहाँ पे रिलीजियस पोलराइजेशन करना की कोशिश की गई, हुआ भी था राम मंदिर वगैरह, फिर भी बीजेपी हार गई। ऐसा क्यों हुआ? लास्ट में बस जल्दी से ये 2 कमेंट्स। हाँ, दोनों चीजें। राजस्थान तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, अशोक गहलोत की अच्छी वो थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो भी मनभेद थे वो कहीं ना कहीं वो सेटल हो गए थे, और वहां पे 11 सीट वापस लाना एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को जिस तरह से ये लोग इग्नोर करते हैं, वो दैट मैसेज डजंट गो ऑन वेल विद द पीपल। अयोध्या में भूल गया था, आपने सही याद दिलाया। अयोध्या एक सबसे बड़ा टेक अवे है, जहां पे मोदी सरकार जी ने न केवल मंदिर बनाने के लिए उन्होंने रंजन गोगोई के साथ एक कॉन्स्पिरेसी रची। मैं तो कॉन्स्पिरेसी नाम दे रहा हूं, दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि रंजन गोगोई जिस तरह से राज्यसभा में गए और वो जजमेंट आया, वो जजमेंट इज ओपन। उससे पहले इब्राहिम कमीशन की रिपोर्ट हो या कोई रिपोर्ट हो, वो साफ साफ लिखती है कि इसमें क्या किया। और उसके बाद जब एक जो एसआईटी फॉर्म हुई थी और जो एक स्पेशल कोर्ट बनी थी, वो कोर्ट कहती है कि उनके हिसाब से मस्जिद गिरी ही नहीं, कोई कोई देयर इज नो वन रिस्पांसिबल फॉर, तो उनका उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि मस्जिद गिरी ही नहीं। इन सबके बाद अवधेश, एक और चीज जान लीजिए, जो अवधेश प्रसाद जी जीते हैं वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। ये बहुत रेयर होता है जब जब जनरल सीट से दलित व्यक्ति आए, और मुझे लगता है रामचंद्र जी का न्याय हुआ है। उन्होंने एक बार उस केवट को अपना सबसे खास और सगा मतलब भाई जैसे माना था, उसी तरह से उन्होंने इस दलित अवधेश प्रसाद को अपना सही ये माना है कि भाई यही जो हैं जो मेरी पूजा कर सकते हैं, जो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। मोदी जी को तो उन्होंने सिरे से नकार दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच आनंद। हमारी नजरें आज की मीटिंग्स पर तो लगी ही रहेंगी, तो फिर मिलेंगे उसके बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। थैंक यू।